हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है? क्लॉटिंग टाइम, है ना? अब ये बताओ ज़रा, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? कुछ आइडिया क्या होता है बताओ? व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम? क्या बोल सकते हैं? क्लॉटिंग टाइम कैसा होता है? क्या बोल सकते हैं बताओ ज़रा? उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा कि क्लॉटिंग टाइम क्या होता है ना? समझो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। क्लॉटिंग टाइम, आपका जो ब्लड है वो कितने पीरियड ऑफ टाइम में क्लॉट हो जा रहा है, जम रहा है, ठीक है? दैट इज नोन एज क्लॉटिंग टाइम, ठीक है? मतलब आपका ब्लड जब पंक्चर करने के बाद बाहर किया गया, है ना? वेन पंक्चर करने के बाद क्या किया गया? बाहर किया गया। उसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो कितने टाइम में आपका ब्लड क्लॉट हुआ है। दैट इज अंडर इन क्लॉटिंग टाइम, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात क्या है? अब उसको करते कैसे हैं? किस ट्यूब से करते हैं जरा बताओ? इसको करते किससे हैं? कैपिलरीज ट्यूब, ठीक है? इस ट्यूब को लेते हैं। इस ट्यूब को लेने के बाद जहां पंक्चर एरिया है उस पे क्या करते हैं? इस ट्यूब को रखते हैं और जैसे ही आप रखेंगे ऑटोमेटिकली शक करना चालू कर देगा ब्लड को, ठीक है? और इसको फुलफिल करना है। इस ट्यूब को क्या करना है? ये जो कैपिलरी ट्यूब है, सपोज करो ये एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है? इस कैपिलरी ट्यूब में हमको ब्लड को क्या करना है? फुलफिल करना है, ठीक है? इस पे हमको क्या करना है? ब्लड को भरना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर गैपिंग ना आए, ठीक है? इसके अंदर एयर ना आए, ठीक है? क्या ना आए? एयर ना आए, ठीक है? इस कैपिलरी ट्यूब को भरने के बाद क्या करना है हमें? इसको स्मॉल स्मॉल पीस में क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। कैसे करना है? स्मॉल स्मॉल पीस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है, जिसकी टाइमिंग कितनी रहेगी? 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड में हमको क्या करना है? इस कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? जिससे कि जब हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कैपिलरी ट्यूब को, सपोज करो ये 30 सेकेंड का मैंने लिख दिया है, ठीक है? ये 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। अब मान लो इसको हमने 4 टाइम में तोड़ा, ठीक है? अब इस 4 टाइम में तोड़ने के बाद ये सेकेंड में आने पर क्या हुआ? इसको जैसे ही हमने तोड़ा, इस पे क्या स्ट्रक्चर बना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना। कैसा स्ट्रक्चर? थ्रेड मतलब धागा, ठीक है? रेशेदार स्ट्रक्चर बना, ठीक है? उसी टाइम को हमें क्या करना है? हाँ, बोल सकते हैं। एकदम पतला सा धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको बनता दिखाई देगा, है ना? जिसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो जैसे कि ब्लड आपका क्लॉट दिखेगा, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए जो HB के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है? और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। उसी टाइम को क्या करेंगे हम? नोट डाउन करेंगे। उसी टाइम को क्या करेंगे हम? टाइम को नोट डाउन करेंगे, ठीक है? और इसी टाइम को क्या बोलेंगे हम? क्लॉटिंग टाइम, ठीक है? इसी पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलेंगे हम? क्लॉटिंग टाइम। क्लियर है? इस पे कोई डाउट है? फिर से देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लॉटिंग टाइम क्या है? क्लॉटिंग टाइम इज दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर ब्लड इज क्लॉट, है ना? एक ऐसा एक्यूरेट पीरियड ऑफ टाइम जिसपे आपका ब्लड क्या करे? क्लॉट हो जाए। दैट इज नोन एज क्लॉटिंग टाइम, ठीक है? उसको हम करते किससे हैं? आपकी कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से, ठीक है? कैपिलरी ट्यूब एक पतली ट्यूब होती है, ठीक है? पतली ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एबिलिटी रहती है ब्लड को ऑब्वियसली शक करने की, ठीक है? उस ट्यूब को लेंगे हम और पंक्चर एरिया में रखेंगे। पंक्चर एरिया में जैसे ही आप उस ट्यूब को रखेंगे
ठीक है, उसके माउथ को जैसे ही पंक्चर एरिया के पास रखेंगे तो आपके ट्यूब में फुलफिल होना चालू हो जाएगा ब्लड। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो फ्लो हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अगर एक्यूरेट फ्लो नहीं रहेगा तो उस पर गैपिंग आ जाएगी, एयर गैपिंग आ जाएगी। उस एयर गैपिंग के आने से क्या होगा, आप जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे ना तो उसकी टाइमिंग में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। मतलब आप उसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो जब एरिया ही खाली रहेगा तो उसको कितना भी ब्रेक डाउन करेंगे उस पर कुछ आएगा ही नहीं, है ना। उस टाइम, उस जो बीच वाली गैपिंग का टाइम है उसको फिर आप नाप नहीं सकते ना, उसको फिर आप मेजर नहीं कर सकते, है ना, उसको फिर आप इस पे एड ऑन नहीं कर सकते, है ना। फिर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करना है, हर 30 सेकंड में ब्रेक डाउन किया हमने, और हमेशा स्टॉप वॉच अपने पास रखनी है ना, 30 से 35 नहीं होना चाहिए, है ना। उसका जो एक्यूरेट टाइम है उसको क्या करना है, आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद क्या करना है, उसको उसी टाइम को हमको रिपोर्टिंग में देना है ना। सपोज करो किसी पेशेंट का आया है, किसी पेशेंट का आपको क्या आया है, सैंपलिंग करने के लिए आया है, और उस सैंपलिंग में आपको किसी का क्या बताना है, क्लॉटिंग टाइम, तो उसी पीरियड ऑफ टाइम को आप मेंशन करेंगे उसकी रिपोर्टिंग में। ठीक है, क्लियर है क्लॉटिंग टाइम। हटाओ इसे, देख लो, लिखना हो तो बना लो ऐसे चार्ट करके, है ना। बना लिया? सर इसमें कैपिलरी ट्यूब लेंगे और स्टॉप वॉच। हाँ, कैपिलरी ट्यूब लेंगे बेटा आप, और स्टॉप वॉच लेंगे जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट मटेरियल में आएगा। इसका एक आप वो बनाएंगे, क्या फाइल बनाएंगे, फाइल में उसको लिखेंगे, है ना। इसका प्रैक्टिकल एम क्या है, इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रिकॉशन कैसे रखना है ना, इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वगैरह सब कुछ मेंशन करना है। ठीक है, हाँ, एयर इज क्यों आ जाती है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ये जो प्रिकॉशन रखना है इसका भी रखना है कि जो एयर आ जाती है, एयर तब आएगी जब आपका फ्लो ब्लड का क्या होगा, धीरे रहेगा। धीरे का मतलब अब पता चला ब्लड आ रहा है फिर रुक गया, ब्लड आ रहा है रुक गया, है ना। तो उस ब्लड के रुकने से, उस ब्लड के फ्लो के रुकने से आपकी कैपिलरी ट्यूब में एयर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर जो ब्लड आपका, जो ब्लड का एक फ्लो है, मतलब एक सीधे रास्ते से मान लो ब्लड जा रहा है ना, तो उसी रास्ते से सीधा चला जा रहा है ब्लड, तो आपका भर जा रहा है। ठीक है, अब उसी में बीच में गैपिंग कर दोगे तो फिर वो ट्यूब में जाएगा, और जाएगा भी तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। वो जितना एरिया खाली रहेगा वो खाली एरिया में ब्लड जाएगा ही नहीं, तो उससे आपका जो आप जो एक्चुअल वैल्यू निकाल के देंगे वो गलत आएगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं हेमेटोपोएसिस। क्या, हेमेटोपोएसिस क्या होता है, हेमेटोपोएसिस बताना, किसी को आइडिया, व्हाट इज हेमेटोपोएसिस, एनीबॉडी एल्स, व्हाट इज हेमेटोपोएसिस, बोलो। हेमेटोपोएसिस क्या होता है, हेमेटोपोएसिस बेटा फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। क्या, फॉर्मेशन और मैच्योर होना, क्या, किसका, ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स कितनी तरह की होती हैं, आपने पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी बनेंगी उसको क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएसिस बोलेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, बोलो, ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, जिसका जैसा नाम उसका वैसा प्रोडक्शन। ठीक है, प्लेटलेट को थ्रोम्बोपोएसिस। क्लियर है, इस पे कोई डाउट है। अब इसकी किस स्टेज में बनेगी, सपोज करो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, किस स्टेज की बात कर रहे हैं हम, एम्ब्रियोनिक स्टेज।
ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेज होगी और लास्ट स्टेज होगी। ठीक है, कौन सी? अर्ली स्टेज और लास्ट स्टेज। इसको दो तरह में हमने डिवाइड किया। पहली एक अर्ली स्टेज, अर्ली मतलब पहले, ठीक है, लास्ट मतलब लास्ट में। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे जब इस अर्ली पीरियड रहता है एम्ब्रियो का, ठीक है, उस पीरियड में आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कहां होता है? यॉर्क सैक में होता है बेटा। ठीक है, कहां होता है? यॉर्क सैक में होता है। और जो लास्ट स्टेज में होता है वो कहां होता है बेटा? आपके लिवर में होता है। कहां होता है? लिवर के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं इसी में एडल्ट के अंदर। एडल्ट मतलब 18 साल के बाद, है ना। इसको यहां से हटा दो इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट में, एडल्ट मतलब 18 इयर्स के। अब बताओ कि आपका जो सेल होता है वो कहां बनता है? बताओ, जो ये हेमेटोपोइसिस की बात हम कर रहे हैं ये कहां बनता है? हड्डी में बनता है। ऑब्वियसली बोन में बनता है ना, एडल्ट में बोन में बनता है। ठीक है, ये बोन हो गई। अब फ्लैट बोन में बनेगा या तो फ्लैट बोन क्या होती है? फ्लैट बोन बताओ, फ्लैट बोन क्या होती है? एनीबॉडी एल्स? अरे फ्लैट बोन मतलब जो फ्लैट होगी उसे फ्लैट बोन बोलेंगे, जो फ्लैट होगी उसे फ्लैट बोन बोल दिया। लॉन्ग बोन होगी, लॉन्ग बोन मतलब लंबी बोन। तो बोन्स में बनेगी या तो फ्लैट बोन्स या लॉन्ग बोन। कौन कौन सी? हाँ हाँ, फ्लैट बोन या बोल सकते हैं लॉन्ग बोन। अब समझो, ये जो फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन होगी इसमें रेड बोन मैरो, क्या किस जगह पे बनेगा? रेड बोन मैरो एक जगह है। मैरो जानते हो? मैरो, व्हाट इज मैरो? मैरो क्या होती है बताओ, बोलो। इस जगह पे आपका स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो रही हैं? स्टेम सेल्स, जो कि हेल्प क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। आपका क्या करती हैं? ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और यहीं पे आपका रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में प्रेजेंट हेल्प करता है। ठीक है, सेल्स। ठीक है, आपका जो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, हड्डी, कोई भी हड्डी ले सकते हो। ठीक है, लॉन्ग बोन है। इस लॉन्ग बोन में अपर एरिया में एक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी आरबीसी ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प करते हैं। कौन कौन सी ब्लड सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। और यहीं पे आपका रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इसी रेड बोन मैरो के अंदर जो ये रेड बोन मैरो होते हैं ये हेल्प करते हैं किसके प्रोडक्शन में? आरबीसी के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब मैरो क्या होता है? केवल मैरो की बात करते हैं। मैरो क्या होता है बताओ? ये एक प्रेजेंट होती है मेडुलरी कैनाल। मेडुलरी कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के अंदर क्या होती है? येलो बोन मैरो। क्या होती है? येलो बोन मैरो। इसी के अंदर क्या होती है?
येलो बोन मैरो। अब ये बताओ इस येलो बोन मैरो का क्या काम है, इसके अंदर क्या होती है, बोलो। सर ये इमरजेंसी में ये इमरजेंसी के बाद सर रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो येलो बोन मैरो है ये क्या काम करेगा, जब ज्यादा बॉडी से ब्लड निकल जाता है तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ये येलो बोन मैरो और हाँ, और इसी येलो बोन मैरो में क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है। क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है। इसी येलो बोन मैरो के अंदर आपका फैट्स का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये लिख लेना एक पॉइंट। इसको एक अलग से चार्ट बनाओ, है ना, इसी का चार्ट बना लो। जो स्टेम सेल्स होते हैं ऐसा करके देखो, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या है बेटा, इस स्टेम सेल का काम क्या है, हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, पहला। दूसरा, यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रेड बोन मैरो सेल्स, जो कि क्या हेल्प करते हैं, हेल्प फॉर प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, लिख लो, इसे लिख लो। ठीक है, लिख लो, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लिख गया, हटाओ इसे। जो एडल्ट है, एडल्ट बोलेंगे जिसको 18 ईयर्स के बाद वाले को, उसमें जो बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन, वहाँ पे आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस स्टेम सेल्स के अंदर क्या हेल्प करता है, वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स का। और इसी स्टेम सेल्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। इसी रेड बोन मैरो का काम होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करना। और इसी बोन के अंदर आपके एक जगह होती है सेंटर ऑफ बोन में, क्या, मेडुलरी कैनाल, जिसपे येलो बोन मैरो होती है, जिसके अंदर फैट का स्टोरेज होता है। एग्जाम्पल में बोल सकते हैं ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। वो सारा स्टोर आपके येलो बोन मैरो में होता है। इस पे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और मैरो क्या होती है, मैरो सेंटर मैरो किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ द, जहां से आपका सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हड्डी के बीच का एरिया, इसी को क्या बोलेंगे, मैरो। ठीक है, इसी के अंदर सेल्स होती हैं, मैरो सेल्स। ये जो मैंने सेल्स बनाई है ना, यही मैरो सेल्स हैं। ठीक है, यही मैरो सेल्स आपके प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, हटाओ इसे। फिर से हम बात करते हैं क्या, हेमेटोपोएसिस की। क्या, हेमेटोपोएसिस की। आपके हेमेटोपोएसिस में पल्प्लूरेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं। कौन सी, पल्प्लूरेंट लिखो, पल्प्लूरेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, पल्प्यूरेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि अनकमिटेड रहती हैं। क्या रहती हैं, जो कि अनकमिटेड रहती हैं, जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, अनकमिटेड फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, और यही इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, PHSC। ठीक है, पल्प्लूरेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि अनकमिटेड रहती हैं। ये अनकमिटेड पल्प्लूरेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या करती हैं, बाद में फॉर्म करती हैं, क्या, कमिटेड
पल्प्यूरेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल फॉर्मेशन, लिख लेना इसे। और ये जो कमिटेड पल्प्यूरेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये क्या करती है? दो सेल का फॉर्मेशन करती है, दो सेल का फॉर्मेशन करेगी। लिखना दो सेल कौन कौन सी हैं, चार्ट बनाना इसी पे। ये दो सेल का फॉर्मेशन करेगी, पहला माइलॉइड सेल, दूसरा लिम्फोइड सेल। कौन सा? पहला माइलॉइड सेल्स और दूसरा लिम्फोइड सेल्स। इस लिम्फोइड सेल, ये जो लिम्फोइड सेल होगा, ये लिम्फोइड सेल क्या करेगा? दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कौन कौन से सेल्स? डब्ल्यूबीसी के सेल्स कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। समझ रहे हो? इतना लिखो। जो आपका हेमेटोपोइसिस होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? पल्प्यूरेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होंगे, जो कि अनकमिटेड रहेंगे स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में। उसके बाद क्या करेंगे? वो फॉर्म करेंगे कमिटेड पल्प्यूरेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो कमिटेड होने के बाद हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो रहेंगे, ये दो सेल का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ये दो सेल जो फॉर्मेशन करते हैं वो दो सेल हैं, कौन कौन से? पहला माइलॉइड सेल्स, दूसरा लिम्फोइड सेल्स। जो आपके लिम्फोइड सेल्स हैं, वो लिम्फोइड सेल क्या करेंगे? फर्दर क्लासिफाई करेंगे, क्या? फर्दर फॉर्मेशन करेंगे किसका? टी लिम्फोसाइट का और बी लिम्फोसाइट का। क्या क्या बनाएंगे? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये प्रोडक्शन आपको लिखा रहा हूं, ठीक है? मैं लिखो। और जो बी लिम्फोसाइट होगा वो क्या करेगा? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। जो बी लिम्फोसाइट होगा वो क्या करेगा? लिखो, कहां पे बनेगा? बोन मैरो या बोन मैरो में बनेगा और मैच्यूरेशन करने का काम करेगा। पहले लिखो, हेल्प टू, बी लिम्फोसाइट में लिखना, हेल्प टू फॉर्मेशन इन बोन मैरो, हेल्प टू फॉर्मेशन इन बी लिम्फोसाइट। इसको इरेज कर दूं? हाँ बता रहा हूं। बी लिम्फोसाइट में लिखना helps to formation and maturation in bone marrow। बोन मैरो, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट होगा, टी लिम्फोसाइट का लिखना, टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन बोन मैरो एंड मैच्यूरेशन इन, फॉर्मेशन कहां होगा इसका? फॉर्मेशन कहां होगा बेटा? बोन मैरो के अंदर। मैच्यूरेशन कहां होगा? मैच्यूरेशन आपका होगा थाइमस के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या है? मैच्यूरेशन और फॉर्मेशन दोनों कहां हो रहा है? आपका बोन मैरो के अंदर हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? जो टी लिम्फोसाइट है बेटा, इसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो मैच्योर सेल्स बन रही हैं वो कहां से बन रही हैं? थाइमस के अंदर से बन रही हैं, ठीक है। इस पे कोई डाउट है? लिख लो इसे। फिर लिखाते हैं माइलॉइड सेल्स के बारे में, ठीक है। माइलॉइड सेल्स क्या होता है, कहां से बनता है माइलॉइड सेल, किस किस सेल को बनाता है, वो बता करते हैं, ठीक है। लिख गया ये? हेडिंग डालो माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल्स, ये माइलॉइड सेल क्या करेगा? तीन तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। लिखना CFUE, तीन तरह की सेल्स बनाएगा। CFUE, CFUE का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग
यूनिट्स, ठीक है, ई इरिथ्रोसाइट, ठीक है, पहला। दूसरा CFU, दूसरा लिखना CFUM, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है। तीसरा लिखना इसी में CFUGM, GM क्या लिखोगे? GM लिखोगे, क्या लिखोगे? GM लिखोगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM लिखा। GM अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी बता रहा हूं, ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लिखना है। मेगा कैरियोसाइट, M का मतलब मेगा कैरियोसाइट्स, क्या? मेगा कैरियोसाइट्स लिखना पहला। ये जो M का मतलब है क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स। और दूसरे में लिखना ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, G का मतलब ग्रैनुलोसाइट्स एंड दूसरा मोनोसाइट्स। क्लियर है? अभी कोई डाउट है फुल फॉर्म में? अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जो है, ई का मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, लिख लो इरिथ्रोसाइट्स। अब ये जो है वो जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई है, वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई क्या करेगा? जो इरिथ्रोपोइसिस होगा, मतलब जो इरिथ्रोपोइसिस होगा मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन जो होगा, जो आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा वो डायरेक्टली नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, क्या है? इसकी कुछ स्टेजेस हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं इस पे, ठीक है। पहला, और जो मेगा कैरियोसाइट्स है, वो मेगा कैरियोसाइट्स क्या करेगा? प्लेटलेट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। एक हेडिंग इस पे मेगा कैरियोसाइट्स में लिख लेना, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। आपका ये जो मेगा कैरियोसाइट है CFUM मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M जो है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा आपके किसको? प्लेटलेट बनाने में। ये स्पेसिफिक आपको लिखा रहा हूं कि जो एरिथ्रोसाइट होगा वो कौन बनाएगा, प्लेटलेट होगा जो उसको कौन बनाएगा, आपको जो WBC है उसको कौन बनाएगा, उन सबका अलग अलग फॉर्मेशन में लिखा रहा हूं, ठीक है। अब लिखना ये ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट में लिखना, ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ये हटा दूं, इरेज कर दूं इसे, ठीक है, फिर अलग अलग लिखते हैं ना। तो ये जो होगा आपका GM ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट, ये दो तरह के सेल का फॉर्मेशन करेगा। लिखो, क्या करेगा? दो तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। पहला सेल लिखना माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, दो तरह की सेल्स का ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्लियर है? आपका जो ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट होगा ये दो तरह के सेल बनाएगा। उन दो तरह सेल्स में मोलोब्लास्ट है, दूसरा माइलोब्लास्ट, मोलोब्लास्ट, और दूसरा आपका क्या है? माइलोब्लास्ट। अब हम बात करते हैं जो मोलोब्लास्ट है वो वो तीन तरह की सेल्स बनाएगा। आपका जो मोलोब्लास्ट है वो क्या करेगा? तीन तरह की सेल्स बनाएगा। कितने तरह की? तीन तरह की ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन सी तीन सेल्स हैं बताओ जरा, बताओ। इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये जो मोलोब्लास्ट है वो बनाएगा क्या? इओस्नोफिल्स, दूसरा बोलो बेसोफिल, तीसरा
न्यूट्रोफिल्स। ये 3 तरह की सेल्स बनाएगा, लिख लो, जो कि आपकी WBC के अंदर होती हैं। अब पता चला WBC में ये जो तीनों सेल्स है कौन बना रहा है, आपको मोनोब्लास्ट सेल्स बना रही हैं, ठीक है। अब लिखो माइलोब्लास्ट सेल। माइलोब्लास्ट सेल क्या करेगा, ये आपका फॉर्मेशन करेगा किसका, मोनोसाइट्स का। किसका फॉर्मेशन करेगा, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट्स। किसका फॉर्मेशन करवाएगा, मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन करवाएगा। ये आपका टोटल क्या था कि फॉर्मेशन किस किस जगह पे माइलोब्लास्ट सेल जो आपकी बनी थी, वो माइलोब्लास्ट सेल कौन कौन से सेल्स का फॉर्मेशन करवा रही थी, उसके बारे में हमने अलग अलग डिस्कस किया है। क्लियर है। अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टेज की, इरिथ्रोपोएसिस की स्टेज कौन कौन सी होती है ना। अभी इसी में डिस्कस कर लेते हैं क्या, स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। हेडिंग डालो, स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। स्टेज ऑफ, जो कंप्लीट आरबीसी होती है वो 7 दिन में बनती है, लिखो। जो कंप्लीट आरबीसी होती है वो कितने दिन में बनेगी, कंप्लीट मैच्योर आरबीसी जो होगी वो कितने दिन में बनेगी, कंप्लीट मैच्योर आरबीसी फॉर्म्ड कितने दिन में, 7 डेज में, लिख लो। दूसरा लिखो, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन 2 दिन में। आरबीसी प्रोडक्शन टाइम एंड मैच्योरेशन टाइम 2 दिन। आरबीसी प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन का कितना दिन का टाइम है, 2 दिन का, ठीक है। और इरिथ्रोपोएसिस होने में कितना टाइम लगता है, 5 दिन का। कितना, इरिथ्रोपोएसिस होने के लिए कितना दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम, ठीक है। अब इसकी दोनों मिला के 7 दिन हो रहा है। कौन सा, 2 दिन में प्रोडक्शन हो जाएगा, हाँ 5 दिन में हाँ वही हो जाएगा, वही है, सेम है, बट मैंने इसको अलग अलग करके लिखा दिया, ठीक है। अब इरिथ्रोपो, नीचे के 2 प्रोसेस होंगे तो ऊपर वाला हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।